नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चंदौली से है। चंदौली के महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज में नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित नारी शक्ति वंदन अधिनियम हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद दर्शन सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में वे उपस्थित रहीं और साथ ही विद्यालय प्रशासन और छात्राओं ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ सरस्वती वंदना के साथ हुआ है। अपने संबोधन में सांसद दर्शना सिंह ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया और साथ ही सांसद दर्शना सिंह ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वावलंबन पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने मिशन शक्ति जैसी योजनाओं का उल्लेख किया जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक है और साथ ही सांसद दर्शना सिंह ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज की बेटियां देश का भविष्य हैं। उन्होंने छात्राओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और साथ ही शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इसके उपरांत विद्यालय परिसर में एक जागरूकता रैली निकाली गई। छात्राओं ने नारी शक्ति, राष्ट्र शक्ति और महिला सशक्तिकरण, देश का उत्थान जैसे नारों वाली तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया है। और सांसद दर्शना सिंह ने विद्यालय प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खबर बेलग्राम से है, जहां जलालपुर गांव में बखारी की फसल के दौरान दम घुटने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने शव को रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव गांव में रखकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। स्थिति को संभालने के लिए प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। हालात बिगड़ते देख उप जिलाधिकारी एन राम और क्षेत्राधिकारी रवि प्रकाश सिंह भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान आक्रोशित भीड़ शव को प्रधान के घर ले जाने पर अड़ी रही, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। प्रशासन और ग्रामीणों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक होती रही। बताया गया कि मंगलवार रात प्रधान पति सुरेंद्र कुमार ने पड़ोसी कैलाश को बखारी की सफाई के लिए अंदर उतारा था और साथ ही जहरीली गैस की चपेट में आने से कैलाश बेहोश हो गए। उन्हें बचाने के लिए अंदर गए सुरेंद्र कुमार भी अचेत हो गए और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। आपको बता दें, इसके अलावा भी भीम आर्मी जिला अध्यक्ष करण ने भी 50,000 की मदद देने के लिए घोषणा की है। और क्योंकि आपको बता दें कि पुलिस टीम अपने वेतन से मृतक परिवार को 1 लाख की सहायता देगी, ऐसा कहा गया। संवेदनशीलता और तत्परता की मिसाल बनी पुलिस। पूरे घटनाक्रम में पुलिस की सूझबूझ और मानवीय रवैये की क्षेत्र में सराहना हो रही है। समय रहते स्थिति को संभाला और अधिक सहयोग की पहल करना पुलिस की सकारात्मक छवि को मजबूत करता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित आपको बता दें कि कनावनी झुग्गी बस्ती में गुरुवार को भीषण आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते वहां पर झुग्गियां इसकी चपेट में आ गई और आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग अचानक भड़की और कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। झुग्गियों में रहने वाले लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासन के अनुसार फिलहाल किसी जनहानि की सूचना नहीं हुई, लेकिन आग से भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका जताई जा रही। आग लगने के कारणों का भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट या गैस सिलेंडर ब्लास्ट की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। वहीं अधिकारियों का कहना है कि आग पूरी तरह बुझने के बाद विस्तृत जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। खबर वाराणसी से है, जहां दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के तत्वाधान में आज वाराणसी में अधिवक्ताओं ने वृहद धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश भर के अधिवक्ताओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के सामने अपनी मांगे रखी गई। धरने में शामिल अधिवक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार से 2 प्रमुख मांगों को तत्काल लागू करने की मांग की। पहली मांग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू करने की रही, ताकि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और साथ ही वहीं दूसरी मांग अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क इलाज की योजना शुरू करने को लेकर उठाई गई। अधिवक्ताओं का कहना है लंबे समय
समय से मांगे लंबित है, जिससे उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने सरकार से अपील की है कि अधिवक्ताओं के हित में इन मांग को शीघ्र निर्णय लिया जाए और धरने के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के जरिए भेजा जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांग को जल्द पूरा नहीं किया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज किस बात को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग डीएम पोर्टको में सेंट्रल बार द्वारा ये धरना अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और कैशलेस अधिवक्ता भाइयों की सुविधा के लिए दिया जा रहा है। लगातार कई वर्षों से आप लोग की ये मांग चली आ रही है, लेकिन मांग अभी तक पूरी नहीं हुई, क्या कारण है? ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। उन्हें जो अरबपति लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनको प्रोटेक्शन एक्ट लागू है, लेकिन अधिवक्ता भाइयों को प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और कैशलेस सुविधा अधिवक्ता भाइयों को प्रदान होनी चाहिए, उन्हें देना भी चाहिए। लेकिन क्या जरूरत आ पड़ी कि आज अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग आप लोग को करनी पड़ रही है? जरूरत है ही है। आप देख लीजिए, हर जगह अधिवक्ताओं की हत्या हो रही है, अधिवक्ताओं को मारा जा रहा है और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पा रही है। तो हमें मजबूरन इस एक्ट को लेना ही पड़ेगा और सरकार को देना ही पड़ेगा। कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा? अगर मांग पूरी नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारी मांग अगर पूरी नहीं करते हैं तो हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। हम लोग एक रणनीति बनाएंगे, प्रदेश के सारे अधिवक्ता भाइयों, सारे एसोसिएशनों से मिलकर बात करके हम लोग एक दिन विधानसभा का घेराव करेंगे। अध्यक्ष जी, आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है मांग और क्या कहना चाहेंगे? तो प्रमुख मांगे हमारी है, जिसको लेकर हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगा। वो मांगे हैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और अधिवक्ताओं के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था सरकार तत्काल उसको लागू करे, क्योंकि अब कर्मचारियों को इन्होंने कैशलेस इलाज कर दिया, डॉक्टरों को कर दिया, आखिर अधिवक्ताओं की क्या दुश्मनी है? तो अधिवक्ताओं को कैशलेस इलाज, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट। अभी मिर्जापुर में कुछ दिन पहले अधिवक्ता की हत्या कर दी गई, रामपुर में कर दी गई, आगरा में कुछ दिन पहले घटना घटी थी, तो आखिर सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है? तो इसी दो प्रमुख मांगों को लेके हम लोग ये सुबह से धरना प्रदर्शन चला रहे हैं सेंट्रल बार की अगुवाई में। और आने वाले समय में हम लोग पूर्वांचल बार एसोसिएशन के जितने बार एसोसिएशन उनके अध्यक्ष महामंत्री से वार्ता करेंगे, उनको बुलाएंगे अपने बार में, यहाँ हम लोग बैठक करेंगे और इसके बाद वार्ता करने के बाद जितने प्रदेश के बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सबके अध्यक्ष महामंत्री से संपर्क किया जाए। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया। डॉक्टर निषाद ने स्पष्ट किया कि सरकार मजदूरों के साथ खड़ी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भी श्रमिकों के हितों को लेकर गंभीर है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व मजदूरों के बीच घुसकर उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं और साथ ही उनके अनुसार सामाजिक न्याय का अर्थ है कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले और इसके लिए आरक्षण जरूरी है। वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए डॉक्टर निषाद ने कहा कि जो लोग महिला आरक्षण का विरोध करें वे महिला, गरीब, दलित और साथ ही पिछड़ा वर्ग विरोधी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष आप किसको मानते हैं? कांग्रेस की दशा आप देख लो, उनके दो लोग चुनावी नहीं लड़ रहे हैं, भाग जा रहे हैं, पर्चा में दाखिल कर रहे हैं। अब कांग्रेस के कितने कैंडिडेट भाग रहे हैं। रही लोकल पार्टियों का, तो केंद्र और राज्य सरकार की दोनों सरकारें जब एक होती है तो उसका विकास होता है। तो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और जो है सशक्त भारत के साथ प्रदेश भी विकसित हो, प्रदेश में आत्मनिर्भर हो, प्रदेश भी सशक्त हो, इसके लिए केंद्र और राज्य में दोनों में एक सरकार एनडीए की होनी आवश्यक है। उसी क्रम में हम लोग हर जगह जीतेंगे और वहाँ के विकास के नाम पर और वहाँ के लोगों को फिर से हर जिस तरीके उत्तर प्रदेश एक मॉडल प्रदेश बन रहा है, गुजरात एक मॉडल प्रदेश है, ये हम विकसित प्रदेश में हैं, अर्थव्यवस्था में दूसरे नंबर पर हैं। हम हर क्षेत्रों में रोडवेज, रेलवे, एयरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर हर क्षेत्रों में उसी तरीके से और भी राज्य चाहते हैं, वहाँ भी एनडीए की सरकार है। साथ में सर आपने बताया कि आप अभी मत्स्य मंडी जाने वाले हैं,
तो वहाँ को लेकर के अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितने रोजगार होंगे और क्या विशेषताएं हैं वहाँ? देखिए अभी वहाँ तो छोटी दुकानें भी हैं, बड़ी दुकानें भी हैं, रिटेलर भी हैं, होलसेलर भी हैं। तो उसमें यह है कि अभी हम अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और पूरे यहाँ बनास मंडल और इलाहाबाद मंडल और मिर्जापुर और आजमगढ़ इतने मंडलों के जितने मत्स्य पालक हैं, जिनको हमने पैसा दिया है, जिनको हमने योजनाएं दी हैं, जिनको हमने वो किया, उनको हम बुलाएंगे, उनको हम उनकी सहायता करेंगे कि भाई आप फ्री में बीमा ले लो, फिर केसीसी लो 4% ब्याज पर, तुम पट्टेधारक को 3,20,000 रुपया अनुदान लेके काम करो, तुम बच्चा पढ़ाओ, पैसा ले पढ़ाओ, इलाज के लिए पैसा लाओ, इस तरीके से ज्ञान हो जाओ, अनुदान के लिए आप तैयार रहो। मैंने नेशनल फिशरी प्लेटफॉर्म है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराओ, 100 रुपया तुरंत तुम्हारे खाते में आएगा, नेट भर के तुरंत बढ़िया से पढ़ो, समझो, सीखो। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, हमारे शिक्षण प्रशिक्षण फ्री का है, उसको लेके अनुभव ले, आधुनिकीकरण करें, पुराने परंपरागत छोड़कर नए ढंग से करें और ऐसा व्यवसाय करें कि बिना पोखरे पर आपको जमीन जायदाद नहीं है, सामने जब घर तभी छोटा टैंक बना के आप मछली पालन कर सकते हो, आप ट्रक लेके मार्केट कर सकते हो, बना सकते हो, आप जिंदा मछली केंद्र बना सकते हो, अनुदान दे रहे हैं। इस तरीके से हमारी योजना है, उसका सब हम लगाते हैं। समय में 5 लोगों को खोज रहा था, कोई लड़ने नहीं आया, 3 लड़े, जितवाए तीनों को। एक बेटा मेरा है और एक पीयूष रंजन विनोद बिंद आपके चंदौली के हैं, सपा में घूम रहे थे, मैंने जिताया ना, तो निषाद ही है ना, तो क्यों नहीं निषाद को लड़ाएंगे भाई? मैं लड़ाया ना, कि सिर्फ अपने लोगों को अपने नहीं है, विनोद बिंद अपने नहीं है, तो उनके होते विनोद बिंद 10 साल उनके यहाँ थे, अब कितना करोड़ खर्च किए उन्हें पूछा जाना चाहिए। पूरा हो जाना चाहिए, क्वेश्चन क्यों नहीं पूरा होने चाहिए? इसके मतलब आप विपक्ष की बात करने आए क्या? मैं कह रहा विनोद बिंद हमारे हैं ना, उनके अगर होते तो टिकट देते, लड़ाते, हमारे थे लाके लड़ाया। पीयूष रंजन को नहीं टिकट मिला, हमने लाके लड़ाया। निषाद है ना पीयूष रंजन, निषाद यार हमारा बेटा एक ही विधायक है ना, तो क्या हम अपने बेटे के विषय चलवाएंगे क्या? क्या मजदूरी कराएंगे क्या? अगर हम राजनीति से ही 5-5 लोग हैं विपक्ष के घर में, एक ही घर में 1 दर्जन मंत्री हैं, जाके देखिए सदन में, जाके सपा कार्यालय देखिए, उनके सामने जो किसका बोर्ड लगा हुआ है, एक मुसलमान है, बाकी उनके घर के लोग लगे हैं। आज के दिन आपके बेटे सांसद थे, लेकिन इस बार 2000 अरे हम 43 सीट हार गए, हम कहते 43 सीट हार गए और वो भाजपा, माना जाए कि पूरा परिवार 1 मिनट भाजपा के सिंबल से थे, इसलिए भाजपा जवाब देना है उसका। जो 43 सीट हारे हैं उनमें अकेले हम थोड़ी हारे हैं। हम कहते हैं विपक्ष से पूछिए ना, क्यों 27 साल से पिछड़ों के नेता थे, समाजवादी दलितों की नेता थी, 27% आपको आरक्षण है, तो काहे हार गए? 70 बार हो गए भाई, पूछिए समाजवादी पार्टी से। कामगार वर्ग सड़क पे है, इंसाफ काफी नोएडा में आज के दिन में उनके साथ हमारी सरकार खड़ी है और देखो पकड़े जा रहे हैं जो लोग बीच में घुस के जो किस तरीके से रिएक्शन करा रहे हैं। अगर 100 तो मजदूर पकड़े जा रहे हैं तो 40 तो मजदूर है, 60 तो मजदूर पकड़े जा रहे हो, तो जांच में पता चलेगा कि कौन लोग हैं, किस तरीके से। आज के दिन मजदूरों के साथ मेरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन जब चल रहा था, बजट पास हुआ, उसी समय बजट के लिए पैसा लाया गया था। कानून बनने में, उसको पॉलिसी बनाने में टाइम लगता है, एक राज्य थोड़ा पहले हो गया, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है। उसके लिए बजट में पैसा पहले प्रावधान कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री ने, घोषणा भी कर दी थी, और उसके लिए आउटसोर्सिंग के लिए निगम भी बना दिया कि अब उनके साथ कोई धोखेबाजी नहीं करे और उनको खाते में पैसा। महिला बिल आरक्षण का कांग्रेस विरोध कर रही है, वो तो महिलाएं आधी आबादी का विरोध कर रही कांग्रेस। इसका मतलब 70 साल क्या कर रही थी कांग्रेस? ये माताओं का, बहनों का कर्जा क्यों नहीं दिया भाई? लड़ाई में हमारी महिलाएं आगे रही, देश की आजादी में हमारी महिलाएं आगे रही हैं। परिवार आज के दिन वो भी सामाजिक न्याय करता है कि महिला बराबर हो जाए, तो बराबर होने के लिए जब तक उन्हें आरक्षण नहीं देंगे बराबर कैसे आएंगी? तो आज के दिन में कांग्रेस को साथ रहना चाहिए। उसका जवाब तो इलेक्शन में महिलाएं। मंत्री जी चुनाव को लेकर क्या अभी आप मत से आज न्यायालय में उसकी सुनवाई है। न्यायालय में जब तक जो मामले न्यायालय होते हैं तो न्यायालय के हिसाब से उसको देखा। मंत्री जी आप मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, इसमें एक योजना भी चला जाता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, लेकिन दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र मछुआरे हैं उन तक योजना नहीं पहुंच पा रही। क्या कोई विशेष आउटरीच प्रोग्राम विभाग के द्वारा चलाया जाएगा? हमारे यहाँ देखो SC ST के लिए एक विशेष योजना है, अभी ट्राइबल के लिए हमने अलग से योजना बनाई है, उसमें केवल ट्राइबल है, उसमें चंदौली और सोनभद्र जैसे जिले शामिल हैं, उनके लिए अलग जो ट्राइबल क्षेत्र में है उनके लिए हम
प्रधानमंत्री करेंगे, उसमें दूसरा भी नहीं पाएगा। तो ऐसे हम विशेष रूप से महिलाओं के लिए 60% है, पुरुषों के लिए 40% है। और पहली बार है कि हमको लगता है कि पहले विपक्ष था तो कुछ करता ही नहीं था। हम जब से आए हम तब से हमको लगता है कि 1000 करोड़ रुपए से ऊपर जो है। चंदौली में आपके सामने एक मत्स्य मंडी है, उसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं कि गरीब को भी उसमें दुकान मिले, उसमें लोकल लोगों को भी दुकान मिले, बीपीएल एपीएल को मिले। इस तरीके से उसमें व्यवस्था बन रही है, उसमें लगा रखा है, उसके लिए मैंने टीम लगा रखी है। तो ये हमारी प्रधानमंत्री की सोच है कि आज के दिन में मत्स्य विभाग जो है एक व्यापार का और आय का स्रोत है, रोजगार का स्रोत है। उसको कम आधुनिकीकरण करके हम जो है आय अपना दुगुना कर सकते हैं। इससे लोगों को आज महिला बिल पेश हो रहा है, समाजवादी पार्टी बिल का विरोध कर रही है, क्या कहेंगे? ये सब लोग, ये नाम समाजवादी पार्टी का, नाम बहुजन समाज पार्टी, नाम कांग्रेस है, लेकिन काम क्या है इसको समझ सकते हैं। जनता ने जजमेंट कर लिया। ये लोग महिला विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। नहीं तो इनके हाथ में सत्ता थी ना, बहुजन समाज पार्टी के हाथ में सत्ता थी। और गाँव के देख लो, आज के दिन में आया ओबीसी का 27% आरक्षण में केवल 5000 परिवार चंगू मंगू खा गए। गाँव के यादव अभी ऐसे घूम रहा है, गाँव का दलित अभी जाटो चमार भाई ऐसे ही है। कौन है 5000 लोग उनके? ये बताइए कि तय हो गया कि झोपड़ी वाले कमाएंगे और सरकार को पैसा चुकाएंगे, सरकार के पैसे जो झोपड़ी वाले के विकास की उधार हम लाएंगे। तो पता चला ये लोग बेईमान लोग हैं। खोपड़ी वाले बेचारे कमा के टैक्स को दे रहे हैं, लेकिन फिर खोपड़ी वाले खा जा रहे हैं। तो आज के दिन यही है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, आरक्षण में भी आरक्षण हो। जिनको एक बार मिल चुका है उनको अलग से वर्गीकृत किया जाए। जो अक्षनी दीक्षा पूरा हो, झोपड़ी में, पाइपलाइन में, पॉलिथीन में, भूमिहीन ऐसे लोगों को अवसर प्रदान किए जाए। इसके लिए हमारी सरकार आगामी चंदौली एक बनारस जिले के सखा जिला है, ऐतिहासिक जिला है। और यहाँ हमारे निषादों की, मछुआरों की संख्या अधिक है और गंगा से सटा। हमारे लोग अंग्रेजों से लड़ने आते नदी के किनारे जंगलों में, या दोनों हैं पहाड़ पर, ये सारे लोग मेरे लोग हैं। इनको विकास की धारा फिर से लाया था। ये आजाद भारत में देश को आजाद कराने वाले हैं। ये अंग्रेजों मुगलों के कानून से लड़ने वाले हैं और संविधान बनवाने वाले हैं। संवैधानिक अधिकार के लिए ये अपने संघर्ष को जारी रखा। इनका एक ही उद्देश्य है कि एक विचारधारा है कि पहले था कि पहले गरीब लोग कमाते थे, बड़े होशियार लोग कमाते थे, क्योंकि संविधान में आया कि नहीं, जो होशियार लोग हैं वो कमाएंगे, सरकार को पैसे दिखाएंगे, और गरीब के बेटे को पढ़ाएंगे और उसे भी होशियार बनाएंगे और बाद में उसकी गरीबी अपने तो ये बराबर हो जाएगा। ये सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्टमैन सब है, लेकिन लेदरमैन और वाशरमैन तो ले लिया, लेकिन फिशरमैन फिशर गया, क्योंकि इसको लोगों ने बांटा दिया, क्योंकि ये अंग्रेजों मुगलों से लड़ने में अपने को था। तो जिस तरीके लेदरमैन लायक हो गया, लागू है संविधान, तो ये भी लायक बनने के लिए समझने लायक हो, क्योंकि संविधान समझने लायक हो गया। संविधान सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, सुख सब देता है। तो इसी भाई संविधान को बनवाए, उनके बच्चे भी सरकारी पैसे से पढ़ के सरकारी स्कूल जाए, ये भी अपने बेटियों की नौकरी में आए। तो संविधान की सूची में सूचीबद्ध है 10% में से 50%, लेकिन कुछ बेईमान लोग हैं, इनको ओबीसी में डाल दिया था, उसमें से भी राज्यपाल ने हटा दिया। तो इनकी जो लड़ाई है कि हमारा एससी का जो राष्ट्रपति द्वारा नोटिफिकेशन जारी है, राज्यपाल के द्वारा ओबीसी से 9% हटाएगा और एससी में 2-3%। उसके लिए हमने खड़ी इनकी आवाज को, इनकी एकता दिखाने के लिए, इनको राजनीतिक रूप से एक करने के लिए 4 प्रस्तावित रैली थी, एक गोरखपुर, प्रयागराज और नोएडा में और बनारस में। तो 26 तारीख को बनारस में इनकी एक विशाल महारैली है, एकता रैली है। उसके लिए चंदौली में उनको आमंत्रित करने आए, ये बताने आए कि भाई आप लैला पीना छोड़ दो, लैला में आओ और हमारी समस्या का समाधान है। मोदी जी प्रकाश को 10% दिया, महिलाओं को 33 दिया। आज नारी बंधन है, महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ मोदी कि आज कम से कम देश की आधी आबादी उपेक्षित थी, उनका आज की अधिनियम ला रहा है। तो इनका भी अधिनियम है, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित है, उस अधिनियम के अंतर्गत इनको सुरक्षा मिले। इसके लिए इनको
हम समझदार होशियार भगवान बता रहे हैं और हम लोग का मार्गदर्शक है, रास्ता बताते हैं भाई कि अगर इस रास्ते चलोगे दूर हो जाओ, क्योंकि गरीबी खत्म करने के लिए एक नियम चक्र, गरीब का बेटा पढ़ाई गरीबी पढ़ेगा, गरीब होता जाए, अमीर का बेटा अमीर होता है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था है कि गरीब की जो गुजरे लोग लेदरमैन वासरमैन को मिले, सरकार पैसा पढ़ाएगी और सरकार की व्यवस्था से पढ़ेंगे, वो अलग से पैसा निकल जाएगा। मंत्री जी, एक वीडियो आपका वायरल हुआ था जिसमें रोते हुए आप कह रहे हैं कि हमारे समाज के लोगों के साथ ज्यादा भेदभाव होता है, अन्याय हो रहा है, लेकिन वही मोदी कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है, सरकार आपकी है, आप कह रहे हैं मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ये कैसे? इनका दर्द है, समाज का दर्द है। झोपड़ी में अभी भी है हमारे लोग भी नाव न चलाए तो भोजन न पाए। तो अभी है यह कि जिस तरीके का पहले भेदभाव था, कब्जा करते थे, अन्याय करते थे, लोगों की जमीन कब्जा करते थे, सताते थे, उसमें है। लेकिन जो हमारा SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट है कि भाई जिस तरीके से तुम्हारे भाई की बेटी को कोई छेड़ दे तो पूरा हलमा IAS PCS उसके लिए जिम्मेदार बनाए जाते। तो मेरा भी SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट में है इंसाफ की बेटी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि चुनाव नजदीक आ गया तब मंत्री जी के आंखों से आंसू टपक रहे हैं, चुनाव को देखते हुए। मेरे समाज की दर्द और क्रांति है कि जिन लोगों ने इनको ठगा है, हमने किताब लिखा है, मेरे राजनीतिक आरक्षण छीनने वाले धोखेबाज कौन है? सपा बसपा कांग्रेस। जब हम लेदरमैन वासरमैन फिशरमैन संविधान में है तो मेरा नाम OBC में क्यों डाला गया? अगर संशोधन क्यों किया 26/12/2016 का में ये है जातीय पिछड़ी, तो लेकिन जब 5 दिन बाद फिर संशोधन किया नहीं, जातीय पिछड़ी नहीं है। इसके में धोखेबाज लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं और इनसे दूरी बना रहा मेरा समाज है। तो निश्चित रूप से मैं ये समाज का दर्द तो बोलना पड़ेगा कि भाई देखो मेरा समाज है, सबको गंगा राम को भी पार उतारा, सबको पार उतारा, सबने भाई कौन सा गुण था कि आज सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि OBC के 27% में मिल्कमैन का कब्जा है, 23 पे लेदरमैन का कब्जा है, तो अदरमैन कहाँ चलेगा भाई? तो ये कब्जा करने वाले लोग आए, बड़े प्रेम से वोट लिया, इनके नौकरी पर कब्जा किया, तो अपने समाज के दर्द को तो बताना ही पड़ेगा। और मेरे समाज का आंसू है और हमारे समाज का जो भी जिसने भी इनको धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, सत्यानाश हो गया, सपा बसपा ने धोखा दिया, सत्यानाश। लेकिन विपक्ष के आंसू पहले क्यों नहीं टपके? हम कहते हैं हमारे समाज के विपक्ष के लोग इसीलिए सत्ता बाहर हैं, इन लोगों को वही चीज दिखाई देता है, ये नहीं दिखाई। सत्ता में आए तो लेदरमैन का बेटा कैसे जो है और मिल्कमैन का बेटा कैसे दरोगा बन गया? पहले तो हरवा चरवा थे, आइए कहें आज के दिन में निषाद राज के वंशज हैं, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाले हैं, आज के दिन उधर उधर का भीख मांगने वाले हैं, इसीलिए सपा बसपा आज के दिन में सत्ता दिवा रहे। तो सोच बदल लें, नहीं तो आज के दिन में इस तरीके का है। आज के दिन में समाज के जो हम लोग अगुआ हैं, हम दर्द है समाज का, हम लोग उनके मार्गदर्शक हैं, उनके दर्द को बाहर करना हमारी जिम्मेदारी है। सर, निषाद समाज और मछुआरा समाज आज भी जमीनी स्तर से उठ नहीं पाया है। मुख्य धारा जोड़ने का उनको मुख्य धारा जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? 3000 वर्ष का लोग एक दिन में जनपद बदायूं के कब्रिस्तान में लगे ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, पूरा ट्रांसफार्मर जलकर हुआ राख। आसपास के लोगों ने पुलिस को तत्काल दी है आग लगने की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम कर्मचारी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भयंकर धुआं उठने से बरेली मथुरा रोड पर ट्रैफिक किया गया डायवर्ट और इंस्पेक्टर सिविल लाइन हरिंदर सिंह घटनास्थल पर मैं फोर्स के साथ मौजूद रहे। मऊ CBSE बोर्ड में 10th की परीक्षा में चंद्र पब्लिक स्कूल ने लहराया है परचम। आस्था चौहान ने 97.8% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। स्कूल प्रशासन ने सभी छात्राओं को फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आनंदी गुप्ता ने जिले में 97.6% लाकर सेकंड टॉप किया है। प्रिंसिपल KC पीटर और साथ ही सवीजा जॉर्ज ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें कामना की और साथ ही चंद्र पब्लिक स्कूल का छात्राओं ने जिले में नाम रोशन किया है।
क्या नाम होगा आप, किस क्लास में? जी, मेरा नाम आनंदी गुप्ता है। मैंने क्लास 10 सीबीएसई में सेकंड रैंक लाया है डिस्ट्रिक्ट टॉपर में। 97.6% है मेरा। क्या कहेंगे? जी, अच्छा तो लग ही रहा है। सब लोग खुश हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, तो सब तो अच्छा है सर। कितनी कठिनाई थी बोर्ड एग्जाम को लेकर, किस तरह तैयारियां? जी, तैयारी तो स्टार्टिंग से ही थी। स्टार्टिंग से डिसिप्लिन रहना था, कंसिस्टेंट रहना था। थोड़ा मोड़ा बीच में इधर उधर कभी कभी डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन फिर टीचर्स थे हेल्प करने के लिए, पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, सब लोग ने हेल्प किया तो हो गया। बेटियों को पढ़ाने को लेकर काफी कशमकश रहती है परिवार में, तो क्या कहेंगी, बेटियों ने परचम लहराया है? हाँ, बेटियों ने तो परचम लहराई है, पढ़ाना भी चाहिए बेटियों को। आगे क्या बनना चाहते हैं? जी, आगे तो मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नीट क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उसी के लिए अब मेहनत करनी है। चौहान है। क्या कहेंगे आप, आपका कैसे टॉप किया, कितनी कठिनाई, किस क्लास में टॉप किया? मैंने कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में 97.8% के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और मुझे बहुत खुशी है। इसके साथ मैं पहले तो भगवान जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, फिर मेरे स्कूल ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे माँ बाप ने और सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने बहुत सहयोग किया और मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत ने रंग दिखाया और इसके लिए मैं आज बहुत खुश हूँ। कैसा लगा जब रिजल्ट आया? रिज़ल्ट आया तो मुझे रिज़ल्ट देखकर बहुत खुशी हुई और सबसे पहले मैंने सबको धन्यवाद दिया और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। सोचा था कि टॉप कर पाएंगे, ऐसा लग रहा था कि टॉप हो पाएंगे? हाँ, थोड़ी उम्मीद थी कि हाँ कर सकते हैं। पूरे जिले में टॉप किया आपने? जी। जीत का श्रेय किसे देंगे? मैं अपनी जीत का श्रेय अपने माँ बाप और अपने भगवान जी को और अपने स्कूल को देना चाहती हूँ। बच्चे बहुत दबाव में रहते हैं, 10th का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम होता है, उसमें आपने टॉप किया, तो क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए जो बहुत दबाव महसूस करते हैं? बच्चे अगर शुरुआत से अगर मेहनत करें तो लास्ट तक दबाव नहीं रहता है। अगर शुरुआती से मेहनत करते रहें, कंसिस्टेंसी के साथ बने रहें तो लास्ट में दबाव नहीं रहता है, क्योंकि ये परीक्षा बहुत ही कठिन परीक्षा नहीं है। आगे बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं, तो इसके साथ अगर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ बने रहें तो हम आगे भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आगे क्या बनना चाहते हैं, ख्वाहिश क्या है? मैं आगे डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरा एम है कि मैं नीट निकालूं और एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनूं। कल सीबीएसई का रिजल्ट क्लास 10th का 2025-26 सेशन का रिज़ल्ट आई है, जिसमें हमारा स्कूल की आस्था चौहान डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी और आनंदी गुप्ता सेकंड टॉपर बनी है डिस्ट्रिक्ट की, और साथ साथ 60 बच्चे ने 90% एबोव पाया है। ये मेरे हाल से पूर्वांचल की इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। इसके पहले भी हम लोग कई साल में 10th क्लास के रिजल्ट में टॉपर बने हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर में, और जो 98.6% हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपरशिप अभी भी कोई तोड़ा नहीं है, यह है। और इसमें हम लोग जो भी बच्चों का भी जो अचीवमेंट है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए हम लोग आभारी रहूँगा, और पेरेंट्स का कंसिस्टेंटली वो लोग सपोर्ट करते हैं। स्कूल का जो भी इवेंट है, जो भी एग्ज़ाम है, इनमें सारी बच्चों पेरेंट्स ने सपोर्ट करते हैं और हमारे एकेडमिक एक्सेल। क्या नाम होगा, किस क्लास में? जी, मेरा नाम आनंदी गुप्ता है। मैंने क्लास 10 सीबीएसई में सेकंड रैंक लाया है डिस्ट्रिक्ट टॉपर में। 97.6% है मेरा। क्या कहेंगे? जी, अच्छा तो लग ही रहा है। सब लोग खुश हैं, टीचर्स, पेरेंट्स, तो सब तो अच्छा है सर। कितनी कठिनाई थी बोर्ड एग्जाम को लेकर, किस तरह तैयारियां?
10th का 2025-26 सेशन का रिजल्ट आई है, जिसमें हमारा स्कूल की आस्था चौहान डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी और आनंदी गुप्ता सेकंड टॉपर बनी है डिस्ट्रिक्ट की, और साथ साथ 60 बच्चे ने 90% एबव पाया। ये मेरे ख्याल से पूर्वांचल की इतिहास में एक रिकॉर्ड होगा। इसके पहले भी हम लोग कई साल में 10th क्लास के रिजल्ट में टॉपर बने हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर में, और जो 98.6% हमारा डिस्ट्रिक्ट टॉपरशिप अभी भी कोई तोड़ा नहीं है। और इसमें हम लोग जो भी बच्चों का भी जो अचीवमेंट है, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए हम लोग आभारी रहूँगा, और पेरेंट्स का कंसिस्टेंटली वो लोग सपोर्ट करते हैं। स्कूल का जो भी इवेंट है, जो भी एग्ज़ाम है, इनमें सारी बच्चों पेरेंट्स ने सपोर्ट करते हैं, और हमारे एकेडमिक बहराइच जिले में भारतीय किसान यूनियन भानु ने जिलाध्यक्ष धर्मचंद महेश के नेतृत्व में किसानों के कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने साफ कहा कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो संगठन बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। कुछ किसानों को इसका लाभ जरूरी है, लेकिन बड़ी संख्या में पात्र किसान अभी भी वंचित है, जिससे नाराजगी बढ़ती जा रही। किसानों ने जनपद में पेट्रोल डीजल की किल्लत को भी गंभीर मुद्दा बताया। उनका कहना है कि कटाई के समय अहम सीजन में डीजल की कमी से फसल कटाई प्रभावित हो रही है, जिसको किसानों की भारी नुकसान का खतरा बताया जा रहा। प्रमुख 11 मांगों में शामिल मुद्दे सभी पात्र किसानों को जैविक खाद की राशि दिलाना, जनपद में पेट्रोल डीजल संकट खत्म करना, कटाई सीजन में डीजल की निर्बाध आपूर्ति, बकाया गन्ना भुगतान, आवारा पशुओं से फसल की सुरक्षा और साथ ही नहरों में टेल तक पानी पहुंचाना सभी मांगे शामिल हैं। मेरा नाम धर्मचंद महेश, भारतीय किसान यूनियन भानु से जिलाध्यक्ष बहराइच। हमारी 11 बिंदु मांग है और अभी ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपूंगा। और मुख्य मांग है कृषि विभाग में तैनात एक जरवल में एडीओ एजी, जो किसानों का पैसा 2000 शासन से स्वीकृत हुआ था जैविक खाद के लिए, तो एडीओ एजी साहब सारा किसानों से पैसा ले करके अपने माध्यम से कुछ लोगों को जैविक खाद वाली किट दिए हैं, कुछ लोगों को नहीं दिए हैं, वो पैसा डकार गए हैं। और नंबर 2 तहसील नानपारा से संबंधित है। ये इंडियन गैस, भारत गैस, ये ब्लैक रेट में 1800 और पेट्रोल डीजल 140-160 रुपये प्रति लीटर बिक्री किया जा रहा है। और जनपद बहराइच में पूरे जनपद में पेट्रोल डीजल की कमी है, और हमारा जिला प्रशासन मौन बैठा है। और प्रशासन से जब कोई बात करता है तो बता रहे हैं हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ये सब फर्जी की बातें हैं, कहीं नहीं है। किसान परेशान है। आज के समय में कटाई व सिंचाई का समय है, डीजल पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। मांगे पूरी नहीं हो तो क्या क्रम रहेगा? धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम कर देंगे। बड़ी खबर उत्तराखंड के नगर की जसपुर नगर से सामने निकल कर आ रही, जहां नगर में ठाकुर मंदिर चौराहे के समीप वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापना को लेकर विपक्ष दल के वर्तमान कांग्रेस जसपुर क्षेत्रीय विधायक आदेश सिंह चौहान एवं सत्ता पक्ष दल के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के बीच हुए विवाद को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, जिसके चलते तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको सुनाते हुए विवाद को लेकर किसने क्या कहा, आपको बता दें कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तराखंड और साथ ही सभी लोग शामिल थे। मित्रों, मैं जसपुर विधानसभा के अंदर निरंतर अच्छे कार्यों के लिए प्रयासरत रहता हूं। कुछ दिनों पूर्व अपने कमल चौहान जी की स्वर्गीय धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी द्वारा ये प्रयास किया था कि जसपुर के अंदर लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति, महारानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति स्थापित की जाए। मैंने उसी दिशा में अपने जसपुर के अंदर महाराजा अग्रसेन एवं महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित हो के संबंध में शासन स्तर से प्रयास किया। शासन द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को मेरे पत्र पे पत्र जारी करते हुए आग्रह किया कि वहां पर मूर्ति लगाने के लिए स्थान अंकित किए जाए। उसी दिशा में जिलाधिकारी द्वारा नगर पालिका को निर्देश दिए कि मूर्ति लगाने के संबंध में एक कमेटी गठित करके उस कमेटी की संस्तुति द्वारा समुचित स्थान एवं अन्य सभी जो मूर्ति के लगाने के लिए कारकों की आवश्यकता होती है उनको नियमित करते हुए अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट
जिलाधिकारी को भेजी जाए। जिलाधिकारी द्वारा वो रिपोर्ट शासन को प्रेषित अपनी संस्तुति के साथ की जाती है, जिस पर शासन के द्वारा शासनादेश जारी होता है। मित्रों, ये प्रक्रिया है, इसमें शासनादेश के बिना यदि मूर्ति लगाएंगे तो उसमें कार्रवाई होती है। इस प्रकार से ये सब चीजें विधायक जी और पूर्व विधायक जी जानते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का अभद्र व्यवहार एक तरह से जसपुर की जनता के सामने आया। जसपुर की ये कल्चर नहीं है, ये व्यवहार नहीं है कि एक दूसरे का अपमान करें। मुझे आज बड़ा दुख हुआ और मैं खेद प्रकट करता हूं कि हम जैसे लोगों की संस्कृति इस प्रकार होगी तो अच्छा नहीं होगा। मेरा सभी सामान्य जनों से अपील है कि इस प्रकार के झगड़ों को आगे ना हो और व्यवहार और प्यार से इन चीजों को निपटाया जाए, ताकि हम सही दिशा की ओर सही प्रकार से काम कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नारायण सिंह, सेवानिवृत्त डिप्टी एसपी जसपुर। माननीय विधायक श्री आदेश चौहान जी, माननीय विधायक पूर्व हमारे डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल साहब, नगर पालिका के चेयरमैन श्री नौशाद सम्राट जी, हमारे जसपुर के उप जिलाधिकारी महोदय, ईओ साहब नगर पालिका जसपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय, साथ में ही जसपुर क्षेत्र के सम्मानित जनता, प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जसपुर में पिछले 2 दिनों से ठाकुर मंदिर के सामने प्रतिमा लगाने के लिए, जिसमें वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई एवं महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा लगाने को लेकर पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में काफ़ी नोक-झोंक हुई है। एक सार्वजनिक स्थल पर जनप्रतिनिधि द्वारा अनर्गल बातें करना, गाली गलौज, धक्का मुक्की करना, ये अशोभनीय है और भययुक्त माहौल बनाना जिससे शांति भंग हो, ये भी काफ़ी निंदनीय है, जो सभ्य समाज के लिए अच्छा नहीं है। जहाँ तक प्रतिमा लगाने की बात है, तो जसपुर क्षेत्र में हमने देखा है और वर्तमान में मौजूद है, चाहे वो पृथ्वीराज चौक हो, चाहे गांधी चौक हो, चाहे सुभाष चौक हो, काफ़ी चौक चौराहे यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक जसपुर में अनुसूचित जनजाति जाति की इतनी बड़ी मात्रा संख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर अंबेडकर नाम से कोई भी स्मारक या चौक या चौराहा या सरकारी स्तर पर प्रतिमा नहीं लगाई गई है। ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूँ कि इस विवाद को ख़त्म करने के लिए कि इस हमारे ठाकुर मंदिर चौराहे के पास में जो हमारी धर्मशाला का रास्ता भी है, जटवारा मोहल्ले के पास से, जो उसका जाटा पुराना मोहल्ला है हमारा, उसका रास्ता निकासी का भी है और प्रवेश का भी है। वहाँ पे हमारे भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति स्थापित कर इस चौराहे का नाम अंबेडकर चौक के नाम से सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया जाए। हमारे समाज के लिए और बाबा साहब अंबेडकर साहब के लिए ये हम सभी की समझ क्षेत्रवासियों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि हमने उनके नाम पे जसपुर में काफ़ी दिन बाद ही सही, लेकिन ये पुण्य काम किया। मैं अपने समस्त साथियों से, जनप्रतिनिधियों से, संभ्रांत व्यक्तियों से अपील करता हूँ कि इस विवाद को ख़त्म करते हुए यहाँ पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा लगाकर इस चौराहे का नाम अंबेडकर चौक के नाम से सरकारी अभिलेखों में किया जाए। हम काफ़ी संख्या में होने के बावजूद भी हम सब आज तक सभी राजनीतिक लोगों का साथ और सहयोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे।
मैं ये वक्त है बड़े भाई होने के नाते बड़ा हृदय दिखाने की, तो मैं अपील प्रार्थना करता हूँ प्रशासन से भी कि इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ पर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति स्थापित कर उस चौराहे का नाम अंबेडकर चौराहा करने की कृपा की जाए। एक शिष्टमंडल हमारा शासन प्रशासन को भी शीघ्र ही पत्र लिखकर मुलाकात करेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। ये पहले सभी को मेरा नमस्कार। हमने एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें देखा कि दोनों विधायक आमने सामने हैं। वो जो ये विकास के कार्य पे बिल्कुल एकदम धांधलेबाजी करते हैं। इन्होंने अपने डहर पूरे हैं और किसी ने अपनी कोठियाँ बनाई हैं। विकास के नाम पे कुछ नहीं है, कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है और कोई भी ऐसा शौचालय भी नहीं है जो जसपुर में जो महिलाएं या जो जेंट्स बाहर से आते हैं जो शौचालय पे भी अपना फ्रेश हो सकें, ऐसा कोई भी ऐसा मुद्दा इन कोई विकास के नाम पे कोई नहीं है। सिर्फ एक धांधलेबाजी है और दोनों का ही ये चोर चोर मुसरे भाई हैं, दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है और ये खाली जो 27 में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। और जनता इस बार किसी तीसरे व्यक्ति को जो जनता की सेवा करे और जिसके घर पे गेट ना हो और जिसके पास गार्ड ना हो, जो दिन रात जनता की सेवा में रहे, जो एक कहने पे जनता है, जनता उसके लिए चुनने के लिए तैयार है। इस बार जनता की आवाज़ है, कोई तीसरा ही विधायक बनेगा और जनता इनके कारनामों से बिल्कुल नाखुश है। एक ने देख लो डहर पूर लिए हैं और एक ने अपनी कोठियाँ बना ली हैं, वहाँ गार्ड खड़े हैं और कोई अगर कोई समस्या लेके जाता है तो वो गार्ड से और बाहर से ही गेट से वापस आ जाता है। जनता अपनी समस्या लेके कहाँ जाए। ये वीडियो से पता लगा है और सुनने भी आया है, काफ़ी सुन के दुख होता है। ये समय चुनाव को लेकर सारा स्टंटबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। यदि यही सब बातें विकास के लिए की जाती, दोनों विधायक विकास के लिए करते, शायद आज जसपुर का नक्शा और होता। इसलिए ये चुनाव को लेके ही सब कुछ माना जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा है, अभी माननीय मंत्री जी का मैंने बयान नहीं देखा, क्या बयान आया है क्या नहीं आया है। तो ज़्यादातर यही सोचने में आ रहा है कि इसी के लिए अभी देखिए आप जसपुर में रोडवेज बड्डे अड्डा जो है, अड्डे के लिए यदि इतना विकास का या मुद्दे उठे होते, आज जसपुर में रोडवेज अड्डा होता। और साथ में स्टेडियम के लिए यदि इतनी जोरों से मांग होती तो आज स्टेडियम में भी जसपुर में होता, जिससे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधरता। और इन सब बहुत मुद्दे हैं। और किसानों की गेहूँ पड़ा है, उसके लिए कोई विधायक कोई मंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत बुरा हाल है किसानों का। 200-300 रुपये कुंटल MSP से नीचे किसानों का गेहूँ बिक रहा है, किसान लुटने के लिए तैयार है। इन सभी चीज़ों के ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। खाली एक स्टंट ही मैं इसे मानूंगा, बाकी कुछ नहीं है। जनता समझदार है, आने वाला चुनाव है, अपने आप इसका जवाब जनता खुद तय करेगी। पूर्व विधायक 15 साल रहे और उन्होंने कुछ नहीं करा और 10 साल वर्तमान विधायक को हो गए। उन्होंने विकास के नाम से जसपुर वालों पे छलावा हुआ है। ये लोग छले जा रहे हैं, हमारे जसपुर वाले भोले वाले लोग हैं, जनता भोली भाली है और अभी ये ड्रामे कर रहे हैं। आज भी हमें जैसे पता लगा जसपुर में एक हमारी बहुत ही बहादुर जो देश की शान है रानी लक्ष्मीबाई, उस पर बोला ड्रामा करा। भाई आप ड्रामे क्यों कर रहे हो जनता के सामने? इलेक्शन वाले आ रहे हैं तो ड्रामे कर रहे हो। जैसे आपके बिजनेस साझे एक दूसरे से रिल मिल के चल रहे हैं, उसी ढंग से जगह भी तय रिल मिल के कर लेते। ये ड्रामा करने की क्या बात है भाई? सामने जनता को दिखाना कि हम भाई एक दूसरे के खिलाफ हैं और वैसे ये रिल मिल के सारे काम करते हैं। तो ये ड्रामा है। जनता 15 साल पहले चली गई, 10 साल अब हो गए छले को। आगे फिर इलेक्शन है, ये इलेक्शन का प्रोपोगंडा है और ये कुछ नहीं है। ये रजामंदी से भी तो काम हो सकते हैं। हमारे वो महापुरुष है हमारी भाई, हमारी बहादुर एक जो लक्ष्मी भाई, भाई ये रजामंदी से अपना करके सहरा ये काम, ये भी हो सकता है रजामंदी से। तो जनता समझ रही है ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ये ड्रामे हैं। क्योंकि विकास के कार्य में इनके पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं ना। 15 साल उनके पास है, पूर्व वालों के पास 15 साल के लिए कोई बस अड्डा तक नहीं बना पाए, स्टेडियम, इंजीनियर कॉलेज, और ये तो दूर की बातें हैं जिससे अपने जसपुर शहर का नाम हो। तो 10 साल में ना वर्तमान विधायक कुछ कर पाए हैं, वो बस अड्डा या कुछ नहीं ला पाए। जो प्रयास कर भी रहा है रोडे अटकाने में हो जाए हैं, आगे हो जाते हैं और छला है जनता को। जनता तय करे, जो जनता में रहता है, जनता की सेवा कर रहा है, उससे बनाए जनता, वो उसके बीच में रहेगा हर टाइम, जनता की सुनेगा, वो जनता का विधायक होगा, हर टाइम 24 घंटे उपलब्ध रहेगा
वो कोई अपना नहीं बनाएगा, कुछ ऐसा जनता को चुनना चाहिए। जनता दे सकती, जनता जनार्दन है भाई, वो तो किसी के सिर पर ताज रख सकती है, वो जनता नहीं रखा। इनके 15 साल एक के रखा, 10 साल एक के रख दिया। अब जनता की मर्जी। इस बार बसों की बुकिंग देने वाली कंपनियों में इजाफा हो गया है। इस बार 9 की बजाय 10 कंपनियां चारधाम यात्रा में बसें मुहैया कराएंगी। हरिद्वार की त्रिपुरा धर्मशाला में संयुक्त रोटेशन चारधाम व्यवस्था समिति की बैठक हुई है और साथ ही अभी तक इस संगठन से 9 कंपनियां जुड़ी हुई थी, लेकिन इस बार हरिद्वार की एक और कंपनी भी इसमें शामिल हो गई है। साथ ही इससे पूरे गढ़वाल मंडल में बसों की संख्या करीब 2000 बढ़ गई और साथ ही समिति की बैठक में 7 बस यूनियनों ने जुड़े ट्रैवल एजेंट और बस मालिक शामिल हुए हैं। एजेंडा यह है कि 2022 के बाद गाड़ी मालिक घाटे में जा रहे हैं, ट्रैवल एजेंट को कमीशन नहीं मिल रहा है। और हरिद्वार में एक कंपनी बनी है, 10वीं कंपनी, 9 कंपनी के साथ मिलकर काम नहीं हो रहा है। इनमें आपस में कुछ मतभेद हैं, उसमें विस्तार के साथ तो हम बता नहीं सकते, परंतु आज हमने अपनी मांग रखी है कि ड्राइवरों का व्यवहार अच्छा हो, गाड़ी अच्छी मिलनी चाहिए। TGMO आई है, GMO है, रूपकुंड है, यात्रा समिति है, दून वैली है, लगभग 7 कंपनियां आज इस बैठक में शामिल हुई। कारण उसका ये रहा कि पहले हमारी संस्था 9 परिवहन संस्थाओं से जुड़ के चारधाम यात्रा रोटेशन का संचालन करती थी, परंतु हरिद्वार के जितने भी वाहन स्वामी थे उनके द्वारा यह कहा गया कि बार बार कि हमें 10वीं कंपनी के रूप में अपनी संस्था में शामिल किया जाए, तो ही हम संस्था का साथ देंगे। तो हमारे द्वारा पिछले वर्ष इनका जो है एक हरिद्वार रेलवे स्टेशन के नाम से एक संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसको हमने 10वीं कंपनी की मान्यता दे दी थी। उनके द्वारा यह प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया कि जितनी भी डिमांडें हरिद्वार के ट्रैवल एजेंट होंगे वो हरिद्वार ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन को लिखाएंगे। उसी के निमित्त आज ये चारधाम यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ है कि आप 10 की 10 कंपनी में जो भी 10 कंपनियां हमारी यात्रा व्यवस्था को संचालन करती हैं, उसमें किसी भी संस्था में आप अपनी जो डिमांड होगी यात्रा की वो लिखा सकते हैं, उससे आपको बस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। रोटेशन बनाया नहीं गया, रोटेशन तो हर साल यथावत चलता आई प्रक्रिया है। देश भर में मनाए जा रहे अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत ऋषिकेश में अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश और राजकीय चिकित्सालय के स्टाफ व सुरक्षा कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है और प्रशिक्षण के दौरान अग्निशमन विभाग के विशेषज्ञों ने अस्पताल कर्मियों को आगजनी जैसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के व्यवस्थित निर्देश दिए और साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार की आग पर नियंत्रण पाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर और साथ ही अन्य संसाधनों से सही उपयोग का प्रदर्शन भी किया गया, ताकि घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार मिल सके। और साथ ही आपको बता दें कि FSO सुनील दत्त तिवारी ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और बिजली के उपकरणों की अधिकता के कारण आग का खतरा बना रहता है। सितारगंज में आशा कार्यकर्ताओं का 15वें दिन भी मानदेय बढ़ाने को लेकर कार्य बहिष्कार जारी है। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक नारायण पाल अपनी पत्नी कामिनी पाल के साथ कृषि अनाज मंडी स्थित अपना समर्थन देने के लिए आशा कार्यकर्ता ने धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की पीड़ा को सुना और सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि एक आशा पूरा जीवन सरकार के कार्यों में लगाती है, लेकिन उसको 9,300 रुपए ही मिलते हैं, जिसमें 100 रुपए काट दिए जाते हैं। रिटायरमेंट होने के बाद उसको भी 1 रुपए नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 1600 और मानदेय बढ़ाने का आदेश भी दिया था, लेकिन वह रुपए भी नहीं बढ़ाए गए हैं। सरकार से यही दरखास्त है कि हमारी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, हमें बायोमेट्रिक से ना जोड़ा जाए और हमारी जो तनख्वाह है, वेतन है, वो बढ़ाया जाए। इतनी तनख्वाह में कुछ गुजारा नहीं होता सर। हम चाहते हैं कि हमें 24,000 मानदेय जो है वो दिया जाए। और बाकी है कि सरकार अपने आप को क्या समझती है? सरकार किसने बनाई है? सरकार भी तो जनता ने बनाई है।
अगर जनता ही साथ नहीं देगी तो सरकार क्या कर लेगी ऊपर तक? ये भी तो सोचे ना सरकार। अगर ये BLO का काम नहीं करेंगी तो कैसे काम ऊपर तक होंगे? कोई काम नहीं होंगे। अगर हमारी बहनों ने एक मत कर लिया तो कभी भी BLO की ड्यूटी नहीं करेंगी तो सरकार क्या कर लेगी? हमारा क्या बिगाड़ देगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी सरकार से कि हमारी मांगों को माना जाए। क्या इस सरकार को दिखता नहीं? सरकार अंधी थोड़ी ना है, सब कुछ देखती है। जिनका मानदेय नहीं बढ़ाना है उनका बढ़ा दिया जाता है। क्या हम लोगों को क्या समझ रखा है? हम भी तो लेडीज हैं। लेडीज की ये भी तो परेशानी समझे, घर के काम देखने, इधर के काम देखने, उधर के सारे बच्चे भी पालने हैं। आंगनबाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को अपने बच्चों के जैसे देखना है। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी मांगों को तत्काल पूरा किया जाए सर। सर हम लोग 2 तारीख से यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल ताला बंद है हम लोगों का। BLO का काम भी ठप है। सिर्फ हमारा एक ही मुद्दा है मानदेय को लेके, जिस पर बार बार हमें सरकार आश्वासन दे देती लेकिन हमारा GO पास नहीं होता है, हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया जा रहा है। सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमें 24,000 मानदेय दिया जाए, काम के बदले हमें दाम दिया जाए। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की आज तक। कोई यहाँ कोई विधायक नहीं पहुँचा है, कोई भी यहाँ कोई वार्ड मेंबर नहीं आया है। यहाँ पर हमारे माननीय क्या कहते हैं सुखदेव जी हैं जो वो भी नहीं पहुँचे हैं यहाँ पर। किसी ने भी किसी की सुध नहीं ली है कि हमारी आंगनबाड़ी बहनें बैठी हुई हैं। तालाबंदी की है। जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा तब तक हमारी तालाबंदी ही रहेगी। BLO का काम बिल्कुल ठप है। SIR का काम बिल्कुल ठप पड़ा है। BLO का आगे बहुत सारा काम बताया जा रहा है, लेकिन BLO का काम तभी होगा जब तक हमारा मानदेय बढ़ेगा। जब तक हमारी सरकार नहीं सुनती हम सरकार की नहीं सुनेंगे। सर हम 2 तारीख से अभी बैठे हुए हैं, 14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई भी शासन प्रशासन से हमारा कोई भी हमारे पूछने के लिए आया कि आप कैसे हो। आज जो है सर जो आए हैं, नारायण पाल सर आए हैं, तो वो उनका हम धन्यवाद करते हैं कि आज उन्होंने हमारी सुध ली है। और जो है हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और हमारे जो है एक मजदूर के हिसाब से हमें दिहाड़ी हमें दे दें और 600 के हिसाब से भी देते हैं तो 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए। BLO यहाँ बहुत बैठे हैं, आज ठप कर दिया है आप लोगों ने। जो BLO का काम हम करते हैं, BLO का काम ने हम बिल्कुल बंद कर रखा है। जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा जब तक हम BLO का काम भी नहीं करेंगे। बायोमेट्रिक से हमें जोड़ा जा रहा है, बायोमेट्रिक से भी नहीं जुड़ना चाहेंगे। अगर वो जोड़ रहे हैं तो हमें खाली आंगनबाड़ी का काम दें। कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? 2 तारीख से बैठे। कोई विभाग का आपका कर्मचारी अधिकारी आया है? कोई भी नहीं, ना तो शासन ना प्रशासन ना हमारा विभाग, हमारा कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो हम जो है यहाँ बहुत परेशान होकर बैठे हुए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के बैठे हुए हैं। कई बहनें हमारी अपने बच्चों को लेके आती हैं, लेकिन ये सरकार क्या अंधी है? ये देख नहीं रही है कि हमारी क्या परेशानी है और हम जो है हम कितने परेशान हैं। अब जो है मैं बहुत अच्छा मेरा स्वास्थ्य रहता था, लेकिन आज मैं बीमार हूँ और जो है कम से कम 7-8 हज़ार रुपये मेरी जो आ रही है दवाई आ रही है सर। तो क्या मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी? क्या मैं अपना इलाज कराऊंगी? ये सरकार ने हमें इतना ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है, ना हम जीने लायक हैं ना मरने लायक हैं। ये सरकार जो है हमें सरकार से बहुत ज़्यादा हम नाराज़ हैं और ऐसा अगर रहा तो हम आगे तक ये हड़ताल करेंगे। जब तक मानदेय नहीं बढ़ेगा हम उठेंगे नहीं सर। कितने रुपए हैं और कितने की मांग कर रही हैं आप? सर 9,300 हमें मिलता है, उसमें से भी 100 रुपये काट लिया जाता है अंशदान के नाम से। और जो है हम कम से कम कह रहे हैं कि एक 24,000 जो है हमारा मानदेय किया जाए। 24,000 अगर वो देते हैं, सरकार हमें देती है, तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कराएंगे सर। हम जो है आंगनबाड़ी चाहकर भी हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। 2 तारीख से ये लोग बैठे हैं और 9,300 इनका मानदेय है। ये इन्होंने जो अनशन कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, ये करीब 20 से ज़्यादा डिपार्टमेंट का काम देखते हैं और 9,300 उनकी मानदेय है। तो ये बिल्कुल न्यायोचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये 24,000 की मांग करते हैं और 24,000 भी कम है, लेकिन जिस तरीके से सेवानिवृत्त होने के बाद इन्हें 35,000 रुपये दिया जाता है, 100 रुपये काटा जाता है। तो अभी एक शासनादेश हुआ था कि 10 लाख रुपए इन्हें अंतिम जब ये रिटायर होंगे जब देंगे, तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी कोई कागज़ आगे नहीं चला। चुनाव होने जा रहा है, BLO हैं ये, कुछ लोग इसमें BLO हैं। अगर ये ऐसे अनशन में बैठे रहे तो ये BLO का काम कैसे होगा? और सरकार पता नहीं क्या सोच रही है कि ये इलेक्शन में रुकावट डाल रही है या करने जा रही है, जो भी कुछ है। लेकिन सरकार का नज़रिया बहुत अच्छा इनके लिए नहीं है। ये समाज के कमज़ोर लोग हैं और बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, किसी से भी ज़्यादा सेवा करते हैं। मैं इनके साथ हूँ और इनसे मैंने कहा कि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय घेरना है 2-3 दिन में तो आप तय कर लो, मैं आपके साथ वहाँ बैठूंगा। और जितने भी अलग अलग ब्लॉक में लोग हैं आंगनबाड़ी वाले, उनसे भी कांटेक्ट कर लूँगा, इनका साथ दूंगा। पूरी विभाग के सचिव मंत्री से कर लेंगे, सचिव से कर लेंगे,
लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री अगर सहमत नहीं तो सचिव भी क्या करेगा, अब देखते हैं। लेकिन यह है कि 4-5 सूचना अधिकारी। खबर बिहार बक्सर से है, जहां जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुरदास मठिया गांव में चोरी के आरोप में एक युवक को पेड़ पर उल्टा लटका कर बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 3 बजे ग्रामीणों ने एक युवक को चोरी के शक में पकड़ लिया। आरोप है कि युवक गांव में चोरी की नियत से घुसा था और साथ ही आहट मिलने पर आसपास के लोग जुट गए और उसे पकड़ लिया गया। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं युवक के परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि गांव में पहले से चल रही रंजिश के कारण युवक को झूठे आरोप में फंसाकर उसके साथ मारपीट की गई है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कब तक ऐसे लोगों के साथ कानून ताक पर रखकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। जी जांच जारी है। कुछ व्यक्ति पहचान हुई हैं जो जिनके साथ मारपीट हुआ है, उनको भी हम लोगों ने पहचान उनकी कर ली। मामला क्या है? किस मामले में? मामला अभी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है उसमें है कि चोरी का संदेह था, व्यक्ति के खिलाफ जिनके साथ मारपीट की गई, तो उसी के ही आरोप में जो है उनके साथ मारपीट की गई थी। बाकी और जो है अगर कोई मामला संज्ञान में आता है उसको हम लोग जाँच करेंगे। सर, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उल्टा लटका के मारा जा रहा है व्यक्ति को, क्योंकि मामला संज्ञान में आया है जिसमें कि एक ग्रामीण युवक के साथ में जो है मारपीट की गई है, उसमें उनको उल्टा लटकाया हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी हम लोग अभी सत्यता की भी जांच कर रहे हैं, उसमें जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे, FIR रजिस्टर करेंगे। सर, कितना गलत हुआ है सर कि जिस तरह से वीडियो सामने आया है सर, कितनी कठोर कार्रवाई होगी? हमने बोला इसमें FIR होगा और FIR के पास सुसंगत धाराओं में दर्ज करते हुए कार्रवाई की। सर, एक और मामला है नगर थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के द्वारा पब्लिक शाहकुंड थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साहब ने अपनी टीम गठित कर पुलिस बलों के साथ छापेमारी के दौरान दूसरे अपराधी मदन मंडल को देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ नवगछिया जिला सिमरिया थाना क्षेत्र से आपको बता दें गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि बीते 4 अप्रैल 2026 को शाहकुंड थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में संलिप्त दूसरे आरोपी मदन मंडल को 15 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर सिटी SP शैलेंद्र सिंह ने दी और साथ ही सिटी SP शैलेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि मदन मंडल का आपराधिक इतिहास रहा है, कई थानों में मामले दर्ज हैं। जो ये तीसरा मामला है वो है शाहकुंड थाना का। इसमें जो एक मतलब पेट्रोल पंप का जो मालिक के साथ एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 8 लाख रुपए लूटे गए थे, उसका उसमें 4 लोग शामिल थे और ये 2 बाइक से 4 लोग थे। तो उसमें से एक जो इनका एक मुख्य अभियुक्त था और जिसका नाम है मदन मंडल, ये मतलब लूट में शामिल था और इसको जो ये नवगछिया में जो ये 3 टन का जो दियारा है वहां से इसको अरेस्ट किया गया है और इसके पास से एक देसी कट्टा और ये 2 कारतूस इसके पास से बरामद हुए हैं। तो ये 3 भाजपा प्रदेश प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ नेता बलराम मूड ने बताया कि बैतू विधानसभा क्षेत्र के प्रवास के दौरान नरेंद्र मोदी के पचपदरा आगमन पर HPCL राजस्थान रिफाइनरी के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया। और साथ ही मूड ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित करा और साथ ही पचपदरा रिफाइनरी का लोकार्पण क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस दौरान उन्होंने भाजपा मंडल पंडित दीनदयाल उपाध्याय और साथ ही गिड़ा एवं पटोदी में कार्यक्रम के साथ बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। मूड ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी शुरू होने से क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर जिला महामंत्री चरणाराम और साथ ही नारायण सिंह और साथ ही राज पुरोहित, गिड़ा मंडल अध्यक्ष देवाराम आदि लोग कार्यकर्ता उपस्थित रहे सैकड़ों की संख्या में। जीनगर समाज पटोदी की ओर से शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के उद्देश्य से भव्य विद्यार्थी प्रोत्साहन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सत्र 2025 से 26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 80 प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। समारोह पाटोदी स्थित कृष्णा कोचिंग सेंटर महादेव मंदिर के आगे आयोजित हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय जीनगर समाज अध्यक्ष लोकेश कुमार परमार ने कहा कि शिक्षा ही समाज को प्रगति का मूल आधार है और उन्होंने बताया कि
विद्यार्थियों का सम्मान करना केवल उनकी उपलब्धियों की सराहना नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे बढ़ाने का एक सशक्त प्रयास है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने और साथ ही उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे समाज सम्मान में बच्चों को समारोह में आत्मविश्वास ऐसे बढ़ता है और वे आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस दौरान समारोह में लक्ष्मी नारायण जी नगर कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय जी नगर समाज और साथ ही डॉक्टर धनपत गुर्जर सदस्य राजस्थान राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आदि लोग सभी वहां पर कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। म्यूल हंटर विशेष अभियान के तहत साइबर अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए देई पुलिस ने ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले में 2 जनों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि साइबर ठगी के मामले में तुलसीपुरा निवासी परमानंद व कुम्हारों का मोहल्ला देई निवासी शेफी अदनान और साथी शकील अहमद को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से 2 मोबाइल भी जब्त कर लिए गए। फरियादी मोबाइल भी जब्त किए गए। आपको बता दें फरियादी दलतोनपुर और साथी हरिहरपारा जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल निवासी जयरुल हक पुत्र रेजुअल शेख ने परमानंद में फ्रॉड राशि आपको बता दें कि 3,33,039 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कराए हैं। ट्रांसफर कराई गई राशि 33,339 रुपए है और साथ ही हाई स्टार 7 थाना पोर्ट जिला पुणे ग्रामीण महाराष्ट्र द्वारा दर्ज शिकायत में आरोपी परमानंद ने फ्रॉड राशि 9,630 रुपए व 13,890 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। यह क्या मामला था सर? आज म्यूल हंटर अभियान श्रीमान डीजीपी साहब द्वारा चलाया जा रहा है, जिस पर दिनांक के थाना आजा पर ऑनलाइन शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें ऑनलाइन शिकायत में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने पर 4 से 5 गुना रुपए का झांसा देकर फ्रॉडकर्ता के द्वारा जयरुल हक बंगाल और रविंद्र सिंगले पुणे महाराष्ट्र के साथ में इन्होंने ठगी की है, जिनमें से 2 व्यक्तियों को परमानंद प्रजापत निवासी भजनेरी, शेफी अदनान निवासी देई को गिरफ्तार किया गया है। इनसे मोबाइल जब्त किया गया है और इनको न्यायालय में आज पेश किया गया है। इनके विरुद्ध धारा 318(4), 316(2) BNS व 66 DIT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह क्या मामला था सर? आज इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।